केमिकल काइनेटिक्स में जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। रेट लॉ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ पीरियड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्व कैसा मिले। तो कितनी चीजें, नंबर 1 रेट लॉ, नंबर 2 यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, नंबर 3 डिफरेंशियल रेट लॉ, नंबर 4 इंटीग्रेटेड रेट लॉ, नंबर 5 हाफ लाइफ पीरियड एंड नंबर 6 ग्राफ या कर्व। ये 6 पॉइंट्स हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले डिस्कस करेंगे, फिर ये 6 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आपके साथ ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट आपको पैटर्न इतना क्लियर हो जाएगा अभी जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ के कि आप सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये सारी चीजें अपने आप लिख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सारी चीजें समझाता हूँ, बहुत ईजी है ये सब। तो सबसे पहले हमने एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन सपोज कर लिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन R gives P, और हमने ये एज्यूम कर लिया है कि दिस रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर। एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन R gives P इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये जीरो ऑर्डर है तो नंबर 1 इसका रेट लॉ क्या होगा। अगर ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सबसे पहला जो चीज हमें फाइंड करना है इसके लिए वो है इसका रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहते हैं हम लोग, रेट लॉ सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R टू दी पावर N अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल से फॉर्म है, रेट इज इक्वल टू रेट या रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर 0। नाउ किसी की पावर अगर हम 0 लिखते हैं तो इट हैज कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1। तो अगर यहाँ पर R की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K। ये रेट लॉ है, सिंपल सा रेट लॉ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए यही हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब डिस्कस करेंगे तो यहाँ 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1। सेकंड ऑर्डर के लिए रेट लॉ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। थर्ड ऑर्डर के लिए बोलेंगे तो 3। तो आगे अपने आप चेंज कर सकते हैं आप। यस सर। हम जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, किसी और ऑर्डर के लिए अगर रेट लॉ पूछा जाएगा तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी पावर N वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ सेकंड, ये सब इजी है अभी। सेकंड वन इज, दूसरी चीज जो हम जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड कर रहे हैं वो है यूनिट ऑफ K। ये पहले ही हम बात कर चुके हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, मोल पर लीटर पर सेकंड। इस चीज को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यूनिट ऑफ K फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शंस, है ना। यस सर। अच्छा, अगर ये गैसियस फेज रिएक्शन है, अगर ये गैस फेज रिएक्शन है तो यहाँ पर ATM पर सेकंड हो जाएगा। यस सर। थर्ड, डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ में कुछ नहीं करना है, जो आप सिंपल रेट लॉ लिखते हो जहां पर आप ये लिखते हो रेट इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर रेट आप वर्ड्स में लिख रहे हो, और जब डिफरेंशियल रेट लॉ होगा तो इस रेट के लिए आप डिफरेंशियल टर्म यूज करोगे, और इसका डिफरेंशियल टर्म होता है माइनस dr/dt। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आपको याद हो, डे 1 में हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ा है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में हमें लिखना हो तो माइनस ΔR/ΔT हम लिखते हैं, या स्मॉल चेंजेस के लिए लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो माइनस dr/dt लिखते हैं डिफरेंशियल टर्म्स में। तो जो आप रेट लॉ लिखते हो, जो आपने ये रेट लॉ लिखा है, इस रेट लॉ में बस रेट वर्ड में जो लिखा है आपने उसको हटा के डिफरेंशियल टर्म में जब आप इसको लिख दोगे तो वही डिफरेंशियल रेट लॉ हो जाता है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, माइनस dr/dt इज इक्वल टू K R के पावर 0। ठीक है ना, K R की पावर 0 मतलब K।
Yes, ऐसे sir. अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना होगा तो Minus आर की dr पावर by यहाँ पर dt. चेंज कर लेंगे, 1 कर देंगे, आर की Yes, sir. पावर 2 कर देंगे, आर की पावर 3 कर देंगे सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो रेट लॉ और Yes. डिफरेंशियल रेट लॉ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि रेट लॉ के लिए आप रेट वर्ड लिखते हो और डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए आप रेट वर्ड ना लिख के उसका डिफरेंशियल टर्म यूज करते हो माइनस डी आर बाई डी टी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये भी इजी है। Yes, sir. फोर्थ पॉइंट जो हम जीरो ऑर्डर के लिए डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जितने भी हम ये 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटीग्रेटेड लॉ। अब ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर के लिए कैसे डिराइव करेंगे, इसका डेरिवेशन देखिए। हमने क्या कहा कि जो डिफरेंशियल रेट लॉ है जीरो ऑर्डर के लिए वो क्या बन रहा है, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो या के। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखेंगे, इस dt को अगर हम इधर ले जाएं k की तरफ, तो हम इस डिफरेंशियल रेट लॉ को लिख सकते हैं माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. या डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी भी कह सकते हैं, Yes, sir. ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डी आर है, डी आर इज इक्वल टू माइनस उधर कर दे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस डी टी। Yes, sir. ये हमारा डिफरेंशियल रेट लॉ को मैं ऐसे लिख सकते हैं। इस डिफरेंशियल रेट लॉ को हम जरा इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, लेफ्ट और राइट। तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ डी आर और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। Yes, sir. अब देखिए डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी आर का इंटीग्रेशन मतलब जैसे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, So x, sir. x। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ dr का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ वन, dr का केवल dr लिखा मतलब वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r। Yes, ठीक sir. है, तो जैसे जब आप इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखते हैं तो वो होता है x, Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखेंगे तो वो हो जाएगा t, ऐसे ही तो होगा। T. Yes, sir. तो आप यहाँ पर देखिए जब हम इंटीग्रेशन ऑफ dr करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा सिंपली r, Yes, sir. क्लियर। और इधर इंटीग्रेशन ऑफ dt करेंगे तो ये हो जाएगा t, माइनस के तो यहाँ Yes. पर कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, Yes, sir. तो इट विल बी माइनस के और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। T. Yes, sir. ठीक है, तो माइनस के टी, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, Yes, sir. तो हमने एक c एक्स्ट्रा ऐड कर दिया विच इज कांस्टेंट ऑफ Integration. इंटीग्रेशन। क्योंकि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट है उनको ये पता होगा कि हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जब कोई इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। तो जब किसी Yes, sir. कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जीरो हो जाता है ना। Yes, sir. तो हमें नहीं मालूम है कि जो इंटीग्रेशन जिस टर्म का कर रहे हैं उसमें जीरो है कि नहीं है, तो ये मानते हुए कि इसमें कोई जीरो टर्म भी होगा, हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो अपनी तरफ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं। Yes, sir. तो ये मैथ्स की कहानी है। फिलहाल जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हो सकता है उस इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो वो अभी के लिए क्या कर सकते हैं कि इसको इस स्टेप को केवल याद कर सकते हैं, इसको रट सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू आर, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी में माइनस के तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी, और हमने एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया सी। मैथ्स वालों के लिए कोई प्रॉब्लम है? No, sir. अब हमने इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हम एक चीज यहाँ फाइंड करेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये हम फाइंड करेंगे। देखिए Yes, sir. हमने एक एजम्पशन किया कि जब हमने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया होगा, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जब हमने स्टार्ट किया होगा, यानी जब टी हमारा क्या रहा होगा, जीरो, जब टाइम Yes, जीरो sir. पे रहा होगा, ठीक है। उस समय Yes, मान sir. लेते हैं कि जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की थी वो थी R0 या R0। R0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0. जीरो। हमने एक एजम्पशन की, एक एज्यूम कर लिया ये इस चीज को कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का R0 या R0 था। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं? द कॉन्सेंट्रेशन एट t इक्वल टू
0 पे होता है। जीरो। तो अगर हम ये दो चीजें इसमें पुट कर दें, यानी अगर हम टी की जगह 0 पुट कर दें और उस समय जो आर की वैल्यू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो अपने इनिशियल वैल्यू पे था, यानी R0 जिसको हम कह रहे हैं, है ना। तो ये यस सर। दो चीजें जरा हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम यहाँ पर एक चीज पुट करते हैं, हमने क्या कहा, सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसको कहते हैं, टाइम 0 पे, वो मानते हैं यस सर। R0 था। तो सी की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसी इंटीग्रेटेड रेट लॉ से। कैसे, इसमें पुट कर दीजिए टी की जगह 0 और आर की जगह अपना इनिशियल वैल्यू यानी R0 उस समय रहा होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 में यस सर। पुट कर दीजिए। तो जरा यहाँ पर पुट करेंगे तो जरा देखिए क्या होगा। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी जगह 0 पुट कर देंगे और इसकी जगह R0 कर देंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। तो अब जरा देखिए तो क्या होगा यहाँ से पुट करने पे। देखिए यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो R की जगह R0 हो गया और T की जगह हो गया यहाँ पर 0, ये। यस सर। तो C हमें मिल गया R0। यस सर। अब इस C की वैल्यू को हमने वापस अपनी इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन 2 बन गया R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस C था। अब C की वैल्यू आ गई R0। यस सर। ठीक है, इसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म को एक तरफ करके, इस माइनस के टी को लेफ्ट साइड ले आए तो के टी इज इक्वल टू, और ये R को राइट साइड भेजेंगे तो नेगेटिव टर्म में हो जाएगा, तो के टी इज इक्वल टू R0 माइनस R। यस सर। ये जो इक्वेशन बना इक्वेशन 3, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यस सर। तो जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, के टी इज इक्वल टू R0 माइनस R0 माइनस R। अब यहाँ पर एक एक चीज को समझ लीजिए। R0 क्या है, concentration at T is equal to 0. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो लेकर रिएक्शन आपने स्टार्ट करा था। R क्या है, Yes. Concentration at time T. यस, ये उस टाइम का कॉन्सेंट्रेशन है जो यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर आप 50 सेकंड पुट कर रहे हैं, तो 50 सेकंड पे जो कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ रिमेनिंग है ना, Yes. अगर आप यहाँ 20 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये R उस 20 सेकंड का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप यहाँ 10 पुट कर रहे हैं तो ये R उस 10 सेकंड का वैल्यू है, 10 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। Yes sir. तो अब आप देखिए इसमें दो ही चीजें वेरी कर रही हैं, जैसे जैसे हम टाइम चेंज करेंगे वैसे वैसे उस टाइम पर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। Yes sir. जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो तो जो आपने एक बार स्टार्टिंग में ले लिया पूरी रिएक्शन के लिए, R0 तो वही रहेगा। Yes sir. और K हमारा रेट कांस्टेंट है ही है। Yes यानी sir. इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल हैं, T और R। इन्हीं Yes को sir. आगे चलकर हम प्लॉट करेंगे, जो हम कर्व प्लॉट करेंगे वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T प्लॉट करेंगे। Yes sir. ठीक है, तो अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बना, KT इज इक्वल टू R0 माइनस R. R। इसको डिराइव कर लीजिए आप लोग, अभी डिराइव कर लीजिए, और जिसको डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ लीजिए। किसी को प्रॉब्लम है कोई, बोलिए। No sir. डिराइव कर लीजिए सब लोग। अगर किसी को प्रॉब्लम है डेरिवेशन में तो अभी बता दीजिए। थोड़ा सा ये हो सकता है ये टर्म मे बी कि ये वाला जो टर्म है आपको याद करना पड़े, बायोलॉजी ग्रुप के जितने बच्चे हैं, बायो ग्रुप के लिए हो सकता है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको करे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज ऐसी है जो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए टी इक्वल टू 0 और आर को R0 कर दिया हमने। मान लिया कि जो इनिशियल वैल्यू था वो R0 था, इससे हमें सी की वैल्यू मिल गई। उस सी की वैल्यू को वापस हमने अपने इक्वेशन में पुट करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ फाइंड कर लिया। सेम यही काम करना है हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम बात करेंगे, सेम यही काम करना है जब हम सेकंड ऑर्डर के लिए बात करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम जाएंगे तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हम यही करेंगे, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे। उसके डिफरेंशियल रेट लॉ में हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिलेगा C। उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, T इक्वल टू 0 और R इक्वल टू R0 यूज करके, और वहां से हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाल लेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए जाएंगे सेम कहानी, थर्ड ऑर्डर के लिए जाएंगे सेम कहानी। ठीक है, Yes sir. तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में किसी को कोई प्रॉब्लम है? No sir.
बाकी लोग? No, sir. अब आते हैं हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है हाफ लाइफ पीरियड। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग 4 पॉइंट यहां तक डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड होता क्या, पहले तो ये समझिए। हाफ लाइफ पीरियड होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए एक ऐसा टाइम इंटरवल, एक ऐसा टाइम जितने टाइम में रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ रह जाएगा। जो भी आप लेंगे, 100 लेंगे तो 50 रह जाएगा, 200 लेंगे तो 100, 50 लेंगे तो 25, 25 लेंगे तो 12.5, x लेंगे तो x/2, 2x लेंगे तो x। एक पर्टिकुलर टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपने इनिशियल वैल्यू से घटकर क्या रह जाए, हाफ हो जाए, जस्ट अपने इनिशियल वैल्यू का हाफ जितनी देर में हो जाएगा, उस टाइम को हम लोग कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डेफिनेशन आता है। डेफिनेशन क्या है? हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, उसका हाफ जब रह जाएगा, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। Yes, sir. इसको डिनोट करते हैं टी हाफ या T50 लिख के। टी हाफ मतलब Yes, sir. हाफ लाइफ बीत चुका है, T50 मतलब Half life. 50% टाइम बीत चुका है, 50% वही बात है। तो हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ लिखो या T50 लिखो, एक ही बात। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ कि जब टाइम हाफ लाइफ के बराबर बीत जाएगा, हाफ लाइफ के बराबर अगर टाइम बीत चुका है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है आर का, वो R0/2 हो चुका होगा। बोलिए। Yes, sir. When t becomes t half, then r will be half of its initial value, that is R0/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो इन चीजों को अगर हम इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ में पुट कर दें, यहाँ t की जगह t हाफ कर दें और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन r की जगह R0/2 कर दें, तो हमें हाफ लाइफ का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। Yes, sir. तो जरा इस चीज को पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे? t की जगह t हाफ और r की जगह R0/2। 100/2. तो जरा पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर k इंटू टी हाफ, यहाँ kt था, तो यहाँ k इंटू Yes. टी हाफ इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2। Yes, sir. यहाँ से R0 माइनस R0/2 क्या बन जाएगा? R0/2 बनेगा। 2/2. Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? और अगर हम Yes, sir. t हाफ निकालेंगे तो k को राइट साइड में डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो r t हाफ विल बी R0/2k। 0/2k. Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आ गया कि नहीं? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको रेट कांस्टेंट मालूम है उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मालूम है, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड निकाल सकते हो कि इस रिएक्शन का ये हाफ लाइफ पीरियड होगा, इतनी देर में हाफ हो जाएगा ये। Yes, sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को देखिए, वो R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। Yes, sir. इसका मतलब एक कंक्लूजन कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका ये हुआ कि अगर 100 मोल पर लीटर है और उसको 50 मोल पर लीटर होने में x सेकंड लग रहा है, तो 200 मोल को 100 मोल होने में, अपने हाफ होने में 2x सेकंड लगेंगे, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले 100 था, अब आप 200 ले रहे हैं। जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे उसको हाफ होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा. लगेगा। जितना कम Yes, sir. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लोगे वो उतनी ही जल्दी अपने हाफ पे आ जाएगा। Yes, sir. मतलब हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। आपने कोई रिएक्शन, Yes, sir. आपने कहा कि A गिव्स B इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो कोई एक सर्टेन
हाफ लाइफ पीरियड नहीं है कि आप कहते हो कि इसका हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट है। नो, ये इस बात पे, उसी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड अलग अलग होगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसी रिएक्शन में आपने इनिशियली रिएक्टेंट को कितना लिया था। एक Yes, ही sir. सेम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड बदल जाएगा जब आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग लेंगे। Yes, ठीक sir. है, एक एग्जांपल के थ्रू Yes, समझाता sir. हूं मैं। इस पॉइंट को बहुत ध्यान समझिएगा। क्या हमने कहा? हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस लाइन को ध्यान समझिएगा। एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको यहाँ समझाया भी है। मान लेते हैं कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था, इसको 100 से 50 होने में 10 मिनट लगे। 10 मिनट में एक हमने डेटा सपोज कर लिया, एक हाइपोथेटिकल डेटा है कि 100% रिएक्टेंट को 50% तक आने में 10 मिनट का टाइम लग रहा है, पहले 50% में आने में। इस 50 को अपने हाफ होने में यानी 25 होने में 5 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि So हाफ concentration इनिशियल कोई कॉन्सेंट्रेशन के directly proportional है. अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 था जिसको हाफ होना था। Yes, sir. अब जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जिसको अपने हाफ के बराबर होना है वो है 50, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पहले से आधा लिया आपने। Yes, sir. हाफ लाइफ भी पहले से आधा हो जाएगा, यानी इसको अपने हाफ होने में 10 मिनट की जगह 5 मिनट लगेंगे। Yes, sir. नहीं समझे? फिर तो जब ये समझ 25 हो गया तो इसको अपने हाफ होने में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधा रह गया, Yes, sir. तो हाफ लाइफ भी आधा हो जाएगा। 5 मिनट की जगह 2.5 मिनट में, 2.5 मिनट में ये 12.5 पे पहुंच जाएगा। Yes, sir. और 12.5 से अपने हाफ यानी 6.25 में जाने में फिर हाफ लाइफ पीरियड आधा रह जाएगा, 1.25 मिनट लगेगा। Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे आपसे कह देंगे एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन R गिव्स P, कह देंगे कि फर्स्ट हाफ होने में मान लो 10 मिनट लगते हैं इसको, तो कितने टाइम के बाद ये 6.25% बचेगा या 12.5 बचेगा या जो भी डेटा दे दे, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहला या x कहते हैं कि पहला हाफ लाइफ इसका x है, तो कितने टाइम के बाद ये 6.25% बचेगा। ठीक है, अब Yes, हम sir. अगर इस 100% को 6.25 होने में टोटल कितना टाइम लगा, अगर हम ऐड करेंगे तो 10 मिनट यहाँ लगे थे, 5 यहाँ 15 और ये 17.5 और 18.75 मिनट टोटल लगेगा। ये ऑप्शन आप टिक कर देंगे। 7.5. Yes, sir. ठीक है ना, 18 पॉइंट फर्स्ट हाफ होने में भले 10 मिनट लग रहे हैं लेकिन अगले हाफ होने में कम टाइम लगेगा, यानी 6.25 पे पहुंचने में केवल 18.75 मिनट लगेगा, जबकि पहले आधे होने में उसको 10 मिनट तो पहले ही आधे होने में लगे थे, लेकिन बाकी का सब Yes, sir. सारा खेल केवल 8.75 मिनट में हो गया। 18. एक्स के टर्म्स में आ जाएगा तो भी कर लेंगे। पहला हाफ पीरियड मान लीजिए एक्स है, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड x/2 हो जाएगा। फिर ये x/2 का आधा यानी x/4 और ये x/4 का आधा x/8। Yes, तो sir. जहां तक आपसे क्वेश्चन पूछे, मान लो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि 12.5% होने में कितना टाइम लगेगा, आप उसके हिसाब से बता लेंगे। ठीक है, Yes, sir. ये बहुत काम का हमने आपको एग्जांपल दिया ये। चलिए अब आते हैं 6 पॉइंट, हमारे मतलब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जीरो ऑर्डर का कैसा होगा। पॉइंट नंबर 6, हाफ लाइफ पीरियड क्लियर हो गया Yes, sir. ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 हमारा। अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या बना हमारा, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था, हम यहाँ पर फिर समझा दे रहे हैं। KT = R0 - R, यही बना था। Yes, sir. इस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं फिर से ग्राफ के लिए।
जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो KT इज इक्वल टू R0 माइनस R, ये बना था। इस Yes, sir. इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस R को लेफ्ट साइड ले आए पॉजिटिव टर्म की तरफ, KT को ले जाए राइट साइड, तो R विल बी Yes. माइनस KT प्लस R0 भी लिखा जा सकता है इसको। Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. अब देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि इसमें दो ही वेरिएबल है, R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब जो इनिशियल वैल्यू एक बार आपने ले ली, अब रिएक्शन के बीच में तो बदलने का नहीं कि इनिशियल क्या लिया था, Yes, sir. तो ये कांस्टेंट वैल्यू के एक कांस्टेंट, यानी इसमें दो ही वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है R और दूसरा वेरिएबल है T। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उस टाइम पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन R बदलता जाएगा। Yes, sir. तो अगर इसमें से एक वेरिएबल को हम y मान लें और एक वेरिएबल को x मान लें तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c बन रहा है। Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Reactant versus time. रिएक्टेंट वर्सेस Time. टाइम का एक कर्व प्लॉट करें तो ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा Yes, sir. जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, Yes, sir. नेगेटिव स्लोप का स्ट्रेट लाइन होगा, और इस रिएक्शन का या इस कर्व का या इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट कितना होगा, Or not. R0। हमने अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया y इज इक्वल टू mx प्लस c से। Yes, sir. तो ध्यान समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस T का जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम का कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा एक नेगेटिव स्लोप का। अब देखिए ऑप्शनल क्वेश्चन में जब आप जाएंगे मल्टीपल चॉइस में, तो अब स्ट्रेट लाइन भी बहुत सारे होते हैं, एक ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना, Yes, sir. ये भी स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बना दे मान लीजिए। तो आपको दोनों चीजें, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका नेगेटिव स्लोप हो और जिसका इंटरसेप्ट R0 हो। अब प्रॉब्लम कहां पर क्या है समझेंगे। पहला वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, Yes, sir. ये होगा नहीं। दूसरा वाला क्यों नहीं होगा, इसमें इंटरसेप्ट तो है, दिस इज इंटरसेप्ट, Positive slope है. बट अगर हम इसको देखेंगे तो ये पॉजिटिव स्लोप, इसका थीटा देखिए लेस देन 90 है। Yes, sir. tan थीटा ही तो स्लोप होता है। Yes, sir. तो tan थीटा जब आप करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, मैंने लेस देन 90 डिग्री के लिए देखेंगे, तो वो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, Positive. Yes, sir. इसका स्लोप लेस देन 90 है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिर इसका स्लोप देखेंगे, स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। Yes, sir. यहाँ भी थीटा लेस देन 90 है. 90, यानी tan थीटा विल बी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे कि एक लाइन इमेजिनरी यहाँ पर ड्रॉ कर लें, तो इसका थीटा ये बन रहा है, Yes, sir. सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, tan थीटा Yes, sir. नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है। और दूसरी बात, इस कर्व को हम आगे बढ़ाएं, अगर एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो इसका इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट मतलब Yes, sir. 0,0 एक्सिस पे जो ये y एक्सिस को कट करेगा, ये इंटरसेप्ट। Yes, sir. तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक है। Yes. तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जीरो ऑर्डर के लिए जो कर्व होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R वर्सेस टाइम, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप का। तो ये अब ये सारी चीजें जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए डिस्कस करी, ये सारी चीजें हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी डिस्कस करेंगे, सेम एज इट इज 6 के 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, sir.